जहाँ हमने खुद कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया है, तो मैं समझता हूँ कि 2014 से आज तक जो है कुछ नहीं तो 700 लिंचिंग हुई है, ज़्यादातर मुसलमान हो गए, और भी हुई है उसके अलावा भी, उसमें मुसलमान उसके अलावा ज़्यादातर मुसलमानों की लिंचिंग हुई है। क्या किसी का आज तक जो है किसी को सज़ा मौत हुई? किसी को आज तक किसी को मैंने नहीं सुना। बल्कि उसके बरखिलाफ जो उस वक्त मरकज़ी वज़ीर थे मिस्टर जयंत सिन्हा, उन्होंने उनको माले पहनाए उनको झारखंड में। ये क्या है? मीडिया एकदम खामोश है उसके ऊपर। इतनी बड़ी बात कह दी उसने, मामूली बात नहीं है। आरएसएस वालों ने कितने बम ब्लास्ट किए हुए हैं, कितने किए। अभी उनका आदमी शिंदे कह रहा है कि पूरे यूपीए के ज़माने में सारे ब्लास्ट इन्होंने किए। क्या गवर्नमेंट ने उसका नोटिस भी लिया? क्या सीबीआई या किसी भी एजेंसी ने नोटिस भी लिया? कुछ भी नहीं लग रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है मारूफ दानिश्वर, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के साबिक़ चेयरमैन जनाब डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब। बातचीत करेंगे मौजूदा हालात पर और ख़ास तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि पीएफआई क्या है और इसके ख़िलाफ़ क्यों क्रैकडाउन किया गया है। डॉक्टर साहब, मिलर टाइम्स में खुश आमदीद। लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि पीएफआई क्या है, उसका क्या ऐसा काम था जिसकी वजह से सरकार ने इतना बड़ा एक्शन लिया है और उसको बैन किया है। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दरअसल केरला में पैदा हुई और असल ताकत आज भी उसकी केरला ही में थी, अब तक बैन होने से पहले। केरला में आरएसएस के लोग काफ़ी तशद्दुद करते हैं। न सिर्फ मुसलमान यानी जो मुसलमान लिखने बोलने वाले हैं उनके ख़िलाफ़, बल्कि कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ भी। तो इस तरह की चीज़ दोनों तरफ से होती रहती है, मुसलमानों की तरफ से और कम्युनिस्टों की तरफ से और इनकी तरफ से होती रहती है। बम ब्लास्ट वगैरह में आरएसएस के लोग पकड़े गए हैं इससे पहले। ये चीज़ें आती रहती हैं लेकिन लोग भूल जाते हैं उसको। तो ये उसके रिएक्शन में पैदा हुई है कि भाई ऐसा तो हम नहीं होने देंगे और इस जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये उनकी सोच है, मैं उसकी तायद नहीं करता कि हम नहीं चाहते कि हम अपने हाथ में जो है कानून को लें। ये मेरे ख़्याल में ये मुनासिब नहीं है। लेकिन कभी कभी इंसान मजबूर हो जाता है, जबकि कानून काम नहीं करता है, पुलिस काम नहीं करती है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं काम करता है, तो लोग मजबूर हो जाते हैं अपने हाथ में और कानून उसकी इजाज़त भी देता है। तो बहरहाल ये उसका पस मंज़र। बाद में उन्होंने अपने आप को और जगहों पर भी फैलाया, यानी ख़ास तरीके से जनूबी हिंदुस्तान में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, और फिर धीरे धीरे इधर भी इस इलाक़ों में भी आए। हर जगह तो नहीं है लेकिन काफ़ी शमाल के इलाक़ों में भी आए, लेकिन यहाँ उनका ज़्यादा ज़ोर नहीं है। दिल्ली में उनके आने की वजह थी कि उनके ऊपर केरला में बड़ा प्रेशर था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ज़्यादा अच्छा है कि हम मरकज़ी जगह पे जाएं। केरला में किस तरह का प्रेशर था? कि आरएसएस के लोगों की तरफ से प्रेशर था, पुलिस की तरफ से प्रेशर था, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा। ये उनकी सोच थी, मैं नहीं जानता, मैं उनका ना मेंबर हूँ ना उसका, लेकिन लोग मेरे पास भी आते जाते रहे हैं उनके। तो ये उसका पस मंज़र है। एक मुस्लिम नौजवानों की एक तंजीम है जो कि उठी है और ये बात कही गई है कि उसने वो कुछ चीज़ों में मुलव्वस है। ये बात मैं समझता हूँ दुरुस्त हो सकती है, लेकिन सिर्फ उन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने किया है, तंजीम के ख़िलाफ़ नहीं। तंजीम नहीं करती है। आरएसएस वालों ने कितने बम ब्लास्ट किए हुए हैं, कितने किए। अभी उनका आदमी शिंदे कह रहा है कि पूरे यूपीए के ज़माने में सारे ब्लास्ट इन्होंने किए। क्या गवर्नमेंट ने उसका नोटिस भी लिया? क्या सीबीआई या किसी भी एजेंसी ने नोटिस भी लिया? कुछ भी नहीं लग रहा है, कोई बात ही नहीं हुई। गोदी मीडिया एकदम खामोश है उसके ऊपर। इतनी बड़ी बात कह दी उसने, मामूली बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि ये कहा जाए कि इतने सब ब्लास्ट, 25 ब्लास्ट, 24 ब्लास्ट हुए, सब इन्होंने किए हैं, तो बहुत ही ख़तरनाक बात है। लेकिन चुप है। लेकिन उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो बजरंग दल के लोग कितनी बार पकड़े गए हैं। कानपुर में मुझे याद आता है, नांदेड़ में याद आता है, और भी जगह हैं जहाँ पर वो बम ब्लास्ट करते हुए पकड़े गए हैं। अजमेर में उनका इल्ज़ाम है। और बहुत ही अब तो शायद जो कि मोदी के आने के बाद सब चीज़ें बदली जा रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ, लेकिन जो पहले जो चीज़ें आ चुकी हैं वो बहरहाल वो रिकॉर्ड में है, वो और पब्लिक डोमेन में है। तो कहने का मतलब ये है कि उन चीज़ों की वजह से उन तंजीमों को बैन नहीं किया जाता। ये चीज़ें कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कर रखी है, कांग्रेस के लोगों ने भी कर रखी है, बीजेपी के लोगों ने भी कर रखी है, आरजेडी, कौन कौन सब लोग जो है हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर 40% जो मेंबर हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात हैं, जिसमें कि तशद्दुद वगैरह, मर्डर वर्डर सब इल्ज़ामात हैं।
लेकिन कहते हैं कि साहब जब कोर्ट का फैसला हो जाएगा उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। तो ये एक दोहरी पॉलिसी हुई है। यहाँ पर अगर पीएफआई के लोगों ने कोई गलत काम किया है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है ये, लेकिन उसकी बुनियाद पे पूरी तंजीम को ख़त्म कर दिया जाए ये किसी तरह दुरुस्त नहीं, वरना बहुत सी तंजीमों को करना पड़ेगा। ये बात जो मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग अभी कह चुके हैं, कांग्रेस भी कह चुकी है, आरजेडी भी कह चुकी है, और दूसरे बहुत सी तंजीमें उन्होंने भी कह चुकी है, जमात इस्लामी कह चुकी है, बहुत से लोग ये बात कह चुके हैं कि अगर ऐसा ही है तो दूसरी बहुत तंजीमें हैं जिनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, बल्कि बहुत ही ज़्यादा उससे कर रखा है उन्होंने। आरएसएस के लोग, अब आरएसएस तो कोई रजिस्टर्ड तंजीम भी नहीं है, तो फिर वो कैसे अपना काम चला रही है? हज़ारों लाखों लोग उसके काम कर रहे हैं, उनके तनख्वाहें कहाँ दी जा रही हैं, कैसे हो रहा है, कुछ नहीं मालूम। जबकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तो रजिस्टर्ड तंजीम है, बाकायदा गवर्नमेंट से इजाज़त लेकर के उसने अपने आप को बनाया, उसका ऑफिस मालूम है, उसका बैंक अकाउंट मालूम है, हर चीज़ मालूम है। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। ये कानून की पाबंदी कर रही है, वो कानून की पाबंदी नहीं कर रही है वो। तो ये एक बुनियादी बात हुई कि हुकूमत को दरअसल मुस्लिम तंजीमें जो कि मुतहर्रिक हैं उन्हें ख़त्म करना, असल बात यह है। और इससे पहले जब पहले बीजेपी की हुकूमत आई थी, अडवाणी जी ने यही काम किया था। उस वक्त जो है SIM जो है एक बहुत मुतहर्रिक तंजीम थी, और जो पहला जो बैन लगा था उसमें कतई कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि उसने कुछ भी दहशतगर्दी की है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। बस एक मुतशद्दिद एक्सट्रीमिस्ट ये बस किसी को भी गाली दे दो। और उसके सालों के बाद फिर ये शुरू हुआ कि दहशतगर्दी वगैरह की बातें शुरू हुई। अच्छा, शुरू में सिर्फ एक्सट्रीमिज्म का इल्ज़ाम लगा, बस कुछ भी नहीं था। पहला जो 2001 में जो बैन हुआ है उसमें कहीं भी टेररिज्म का जिक्र नहीं है, सिर्फ उनको पसंद नहीं आया। बल्कि मेरी ज़ाती इत्तला ये है कि अमेरिका से उनके पास ये लिख करके आया था कि SIM को बैन करो, और इन्होंने ख़त लिखा अडवाणी जी ने अमेरिका को कि आपकी बात पर हमने बैन कर दिया। ये बात जो है ना मुझे अच्छी तरह से मालूम है, अंदर से मालूम है ये। तो ये सब एक खेल है पूरा, इसलिए कि उस वक्त अमेरिका देख रही थी कि साहब दहशतगर्दी वगैरह फैल रही है मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम सोसाइटीज़ में फैल रही है, तो ऐसी तमाम तंजीमों को बैन करो जो कि इस किस्म की हो सकती हैं मैंने भाई भी किया नहीं, हो सकती हैं। और अब उसके बाद जो है इनकी पॉलिसी तो खैर है ही है, जानते हैं हम, बीजेपी की पॉलिसी ये है कि मुसलमान जो है उनकी कोई सियासी ताकत न बने, उनकी कोई समाजी ताकत न बने, उनको हाशिए पर रखा जाए, बल्कि अगर उनके बस में चलेगा तो हमको जो हमारी नेशनलिटी भी छीन लेंगे, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उसकी, और उनके बस में चलेगा तो हमको सेकंड क्लास सिटीजनशिप भी दे देंगे उसकी, ताकि हमारे पास जो कुछ भी तो कोई भी सियासी जो हमारी ताकत न रहे, हम वोट नहीं दे सकें, हमारे बच्चे कोई भी जो है, या हम खुद कोई भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी हासिल ना कर सकें, किसी को राशन नहीं मिलेगा, किसी को कागज़ नहीं मिलेगा, किसी को आधार नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा अगर नेशनलिटी छीन ली जाए जी। तो उस पर करना चाहते हैं, ये उनकी पॉलिसी है, ये कुछ छुपी हुई पॉलिसी नहीं है। और फिर ये लिंचिंग कर रहे हैं, लिंचिंग मैं समझता हूँ कि जहाँ हमने खुद कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया है, तो मैं समझता हूँ कि 2014 से आज तक जो है कुछ नहीं तो 700 लिंचिंग हुई है, ज़्यादातर मुसलमानों की, और भी हुई है उसके अलावा भी, उसमें मुसलमान, उसके अलावा ज़्यादातर मुसलमानों की लिंचिंग हुई है। किसी का आज तक जो है किसी को सज़ा मौत हुई, किसी को आज तक किसी को मैंने नहीं सुना, बल्कि उसके बरखिलाफ जो उस वक्त मरकज़ी वज़ीर थे मिस्टर जयंत सिन्हा, उन्होंने उनको माले पहनाए उनको झारखंड में। ये क्या है? और जो एक मरकज़ी वज़ीर जो कहता है गोली मारो सालों को, और उसकी तरक्की हो गई, आज वो वज़ीर इत्तलात है। किस किस्म का वज़ीर इत्तलात है? अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो PFI पर जब भी पाबंदी लगी है, हाँ। तो इसमें भी सिमी को बुनियादी वजह बताया जा रहा है कि सिमी के लोग ही अलग नाम से यहाँ आए हैं, तो इस पाबंदी में के पीछे भी सिमी एक तरह से वजह बनी है। वो तो बहाना है, हो सकता है उनमें से कोई रहा हो। सिमी तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, पूरी इंडिया में थी, उसमें से मुमकिन कुछ लोग रहे हों, लेकिन ये हज़ारों लोग जो पूरे मुल्क फैले वो सिमी नहीं है। अभी जो नौजवान हैं उन्होंने सिमी का नाम भी शायद न सुना हो, बिल्कुल, उनको 20 साल हो गए, 20 साल में तो शायद उनकी उम्र होगी। तो ये एक बहाना होता है कि एक बहाना है कि भाई हाँ उसको इस्तेमाल कर लो उसको। अब दहशतगर्दी का किसी को भी दहशतगर्दी के नाम पे कर दो और फिर उसको जेल में डाल दो 20 साल 25 साल। और वो बेचारा जो है एक हबीब खान साहब जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये किसी को दिया था किसी के कहने पर, और वो बाद में मतलब एजेंसीज़ ने कहा कि वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुआ, वो 20-25 साल से बेचारा जेल में है और आज उसकी उम्र 95 साल है। और इस सिस्टम को पूरे पुलिस अदलिया किसी को शर्म नहीं आती कि 95 साल के आदमी को आज भी जेल में रखे हुए हैं।
वहाँ पे जो है राजस्थान की जेल में है, उसमें आज भी मौजूद है वो। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने जब मैं कमीशन का चेयरमैन था कि मैं सदर जमहूरिया को लिखा, गवर्नर को लिखा, जो चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान को उनको लिखा, जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है उनको लिखा, तो कुछ ज़रा सा जवाब भी आया, लेकिन उनको निकाला नहीं गया, छोड़ा नहीं गया उनको। तो ये शर्म की बात है कि 5,000 रुपये के ऊपर जो है, जो कि डायरेक्टली नहीं है बल्कि किसी कहने पर, भाई कोई आदमी आप मुझे फ़ोन करें कि भाई ज़रा वो बेचारा मजबूर दे देना, तो मैं दे देता हूँ उसको। मैं हमें क्या मालूम किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अब उसकी इतनी बड़ी बात हो गई कि साहब उसको जो है 95 साल के आदमी को मतलब चाहते हैं शायद कि उसकी लाश ही निकले वहाँ से, यही मतलब यही चाहते होंगे। तो दोहरे पैमाने यहाँ पे, और एक जो है बाकायदा मुलव्वस है, उसकी गाड़ी इस्तेमाल की गई है, वो खुद है, और जो टेप मौजूद मिले थे करकरे को, उसके अंदर सब तफसीलात मौजूद हैं, और उनमें खातून सिर्फ ये झूठ बोल करके उसको कैंसर है, प्रज्ञा ठाकुर, झूठ बोल करके वो आज आ करके पार्लियामेंट में बैठी हुई है। तो ये दोहरे पैमाने हैं, ये कैसे? एक पैमाना होना चाहिए, जो गलती करे उसको सजा दो। हम बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को। यशवंत शिंदे ने भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम लिया कि वो आती थी, बिल्कुल सही। तो मालूम है, ये तो जो टेप मिले थे करकरे को, इनकी जो अभिनव भारत के जो टेप मिले थे, मेरा ख्याल है कुछ 33 टेप शायद गालबन थे, जिसमें से सिर्फ 3 टेपों का ट्रांसक्रिप्ट बना, बाकी को गायब कर दिया गया। जब शिंदे को उसको मार दिया बेचारे को करके, उसके बाद जो दूसरे लोग आए उन लोगों ने उसको गायब कर दिया, इसलिए हुकूमत नहीं चाहती थी उसको। मतलब यूपीए गवर्नमेंट भी उसके साथ है, इनके ये जो मतलब कांग्रेस भी इस मामले में बीजेपी के साथ। हाँ जी, इस टेररिज्म वाले खेल में वो भी शामिल है। अच्छा डॉक्टर साहब, PFI पर पाबंदी लगी, इतने सारे इल्ज़ाम थे, मुस्लिम तंजीमों की तरफ से जो रद्दअमल आना चाहिए था वो नहीं आया। जमात इस्लामी की तरफ से एक रद्दअमल आया, बाकी किसी दूसरी खातिर खा जो तंजीम उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसका जवाब तो वो तंजीमें दे सकती हैं, मैं तो नहीं दे सकता। अंदर क्या हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा तज्जिया सिर्फ इतना है कि लोग डर गए हैं। मतलब जो कि मकसद था गवर्नमेंट का, वो मकसद जो है कामयाब हो रहा है। लोग डर गए हैं, अफराद डर गए हैं, तंजीमें डर गई हैं, जिसकी वजह से लोग नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक डेमोक्रेसी के अंदर आप जो है जो लोग पैदा करते हैं वो अच्छे ताकतवर इंडिविजुअल होने चाहिए, जो खड़े हो सकें। कल यहाँ एक और मुसीबत आ जाएगी अगर, तो सबको मिलकर मुकाबला करना है उसका ना। कुछ और भी चीज़ हो सकता है, कल मुमकिन चीनी हमला कर दे तो क्या करेंगे आप? सब लोग शरीक होने उसके खिलाफ लड़ने में। लेकिन आपने एक पूरे एक सोसाइटी के एक हिस्से को अलग कर दिया, थलग कर, तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ यही हो रही है, जो आज डर के ज़रिए लोगों को अलग थलग किया जा रहा है और एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम दूर रहो। तो अब ऐसे लोग जो है सोसाइटी की जो मसाइल है उसमें शरीक नहीं होंगे, डर के मारे, मालूम नहीं क्या हमारे ऊपर हो जाए। तो एक डर का माहौल पैदा कर दिया पहले भी लिंचिंग वगैरह के ज़रिए। अब आदमी को डर, मुझे भी डर लगता है। मैं बाहर कहीं अचानक कहीं ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां पे कोई भी ना हो, बल्कि ऐसा हो चुका है, लोगों को पकड़ मारते भी हैं, लिंचिंग भी कर देते हैं। ऐसी औरत बुर्का पहने हुए उसकी पिटाई हो जाती है, ये सब हो रहा है। ये तो ये माहौल कोई अच्छा नहीं है, किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। और इससे जो है जो माहौल पैदा होगा उसका असर हर चीज़ पर पड़ेगा। हमारी मईशत भी बढ़ेगा, हमारी सोसाइटी के जो दूसरे बहुत से मसाइल हैं, जो स्टेट जो बहुत तरक्की करता है उसी वक्त करता है जबकि सारी सोसाइटी के लोग मिल करके मेहनत करते हैं। लेकिन उनको अगर 15-20% को अलग कर दिया जाए तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? एक और ख़बर यह भी आई थी हिंदुस्तान टाइम्स की कि मुस्लिम तंजीमों के जो जिम्मेदारान उनसे अजीत डोवाल ने रब्ता किया, मुसलमानों के एतमाद मिलने के बाद कार्रवाई हुई। आपको क्या लगता है कौन ऐसी शख्सियात है जिनसे? मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज़ हमारे सामने आई है वो जो एक सूफियों की कॉन्फ्रेंस हुई थी वही हमारे सामने आई है। और वो भी यही कहा गया है, खुद मीडिया में कहा गया है कि डोवाल साहब नहीं कराया उसको। और फिर ये भी कहा गया है कि उसमें शरीक होने वाले बाद लोगों ने ये कहा कि भाई उस वक्त वहाँ तो ये बात हुई नहीं है, लेकिन कॉन्फ्रेंस होने के बाद ये ऐलान कर दिया गया कॉन्फ्रेंस की तरफ से। और वो जो तंजीम जिसने बनाई है वो तंजीम की उम्र भी 1 साल की शायद है, तो और कोई जानता भी नहीं है कौन लोग हैं, चेहरे कोई पहचानता नहीं। कुछ लोग दूसरे आए थे उनको तो पहचानता आदमी, लेकिन जो असल ऑर्गेनाइज़र थे उस कॉन्फ्रेंस के और उस सूफी तंजीम के, उसे कोई पहचानता भी नहीं कौन है। तो अगर उनको देखा जाए
तो ये कोई नुमाइंदा कोई चीज़ नहीं है। बाकी और कौन लोग हो सकते हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। डॉक्टर साहब, पीएफआई पर पहले भी पाबंदी की बात आई थी। 2018 में कहा गया था पूरी फाइल तैयार है, पाबंदी लग जाएगी, लेकिन अचानक इस वक्त इतना बड़ा क्रैकडाउन, इतनी गिरफ्तारी और पाबंदी, इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की है? नहीं, देखिए, इनकी तैयारी तो हो रही थी बहुत ज़माने से। तैयारी जो होती है ना, सरकार की तैयारी जो होती है, उसमें एक दिन में काम नहीं होता, बल्कि उसको धीरे धीरे माहौल तैयार किया जाता है। तो वो माहौल धीरे धीरे तैयार कर रहे थे, और जब उनको लगा कि अब जो है मामला ठीक ठाक है, अब तो क्रैकडाउन कर दो, तो उन्होंने उस वक्त कर दिया। जो उनका असेसमेंट होगा अंदर, हम अंदर तो नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन इंटेलिजेंस के लोग वहाँ पे होंगे और पुलिस के लोग होंगे, ये सब लोग होंगे, बैठ के बात करते हैं कि भाई हाँ, अब माहौल ठीक है, हम कर सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने कर लिया उसको। तो वो पहले से चाहते थे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो पहले से चाहते थे कि ऐसा करें, और उन्होंने। लेकिन ताज्जुब की बात है कि पीएफआई के साथ दूसरी और तंजीमें जो हैं, जिनका के पीएफआई से यानी इतना जोड़ तो है कि भाई उसमें कुछ लोग यहाँ इसमें भी शरीक हैं, लेकिन वो पीएफआई का कोई ब्रांच थोड़ी है, अलग तंजीम है। यानी जैसे कि कैंपस फ्रंट है, या इमाम काउंसिल है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, रिहैब है, पावर है, ये चीज़ें अलग अलग एंटिटी हैं, अलग एंटिटी हैं, और अलग उनका काम है। अब रिहैब जैसे है, उसका काम वो थोड़ी कोई है, उसका काम तो रफाई काम जो है गाँव करना है, वो सब करना है। और मैं भी उसमें गया हूँ, देखा मैंने, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बल्कि उस पर तो उनकी तारीफ़ होनी चाहिए कि ऐसे गांव जहाँ पे न कोई स्कूल है, न कोई कुछ है, न कोई डॉक्टर है, कोई कुछ नहीं पहुँचा है, वहाँ पर जाकर उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया वहाँ पे गाँव में। वैसे बहुत से गाँव बिहार वगैरह में जो है उन्होंने अडॉप्ट किए हैं। तो ऐसी तंजीमों को बैन करने का कौन तो कहे? पीएफआई से अगर आप वो एक तरह से एक पॉलिटिकल उसका कुछ स्टैंड रहता है और कुछ वो करती है, लेकिन दूसरी तंजीमें हैं, इमाम काउंसिल से क्या लेना देना? इमाम काउंसिल जो है उसका कोई इस किस्म का कोई सियासी काम तो है नहीं। तो गोया वो कि जो भी किसी तरह से भी पॉपुलर फ्रंट से कोई ताल्लुक़ हो किसी चीज़ का, सबको एक तरफ से बैन कर दो। सिर्फ एसडीपीआई रह गई जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। तो गालबन चूँकि पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड है, उसके मेंबर हैं, उसको वो और वो इलेक्शन वगैरह में हिस्सा भी लेती है, हालांकि मैं शायद अभी कुछ खास जीती हुई नहीं है, लेकिन तो इसलिए उसको उन्होंने फ़िलहाल छोड़ दिया है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना उनके हाथ में नहीं है ना, ये कि या नहीं, वो ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। उसमें फिर इलेक्शन कमीशन भी आ जाएगा, उसके अंदर कुछ कानून भी आ जाएंगे, और उसमें एक नज़ीर कायम हो जाएगी जिसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी उन पर एतराज़ करेंगे कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, इसलिए कि उन पर भी जरूरत पड़ सकती है। एक नज़ीर कायम हो जाती है, तो दूसरी पार्टी को कल बैन करने में कितनी देर लगती है? तो गालिबन इन्होंने इसलिए एक पार्टी को नहीं छोड़ा है ताकि जो सियासी जो तबका है वो उनके ख़िलाफ़ ना हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बैन हो जाने के बाद क्या कुछ होता है, उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है उसके मेंबरों का, में क्या कुछ होता है बैन हो जाने के बाद किस ऑर्गेनाइजेशन का? जो बैन जो होता है उसके बाद उनको 1 या 2 महीने के अंदर एक ट्राइब्यूनल जो एक कायम करना पड़ता है। उस ट्राइब्यूनल का जो सदर होता है वो हाई कोर्ट का जज होता है, और वो देखता है कि भाई इनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है। तो हुकूमत तो बहरहाल एक ऐसे ही जज ले आएगी जो कि उसके बारे में मालूम हो कि भाई ये हमारा आदमी है और जो हमारी बात करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस बात का इम्कान रहता है कि जज के अंदर जो है वो भी यानी इंसान है और कानून को देखता है, तो उसके ख़िलाफ़ भी कर सकता है। तो बहरहाल वो एक अलग मरहला है कि जज अभी 2 महीने में जो है वो उसको देखेगा उसको, और उसके बाद अपना फ़ैसला करेगा, कहेगा हाँ भाई ठीक है तो ठीक है, 5 साल के लिए चलेगा। और 5 साल के बाद फिर दोबारा जब उसको बैन को ये रिन्यू करना पड़ता है हर 5 साल में, तो फिर दोबारा एक जो है एक ट्राइब्यूनल कायम किया जाएगा। और इससे पहले SIM के साथ हो चुका है कि जब उन्होंने दोबारा जब ट्राइब्यूनल बनाया, इसमें जस्टिस गीता मित्तल का ट्राइब्यूनल था, उसने 2008 में उनको क्लीन चिट दे दिया कि भाई कुछ भी नहीं इनके ख़िलाफ़ है। लेकिन उस वक्त UPA गवर्नमेंट थी। लेकिन पाबंदी तो नहीं हटी ना? नहीं, पाबंदी सिर्फ रात के लिए हटी। जिस शाम को उन्होंने ऐलान किया कि ये बिल्कुल बेकार है और इसमें जो है बैन ख़त्म करती हूँ मैं, उसके अगले दिन सुबह को पहला जो अपीयरेंस हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने सुप्रीम कोर्ट में, वो हमारी सरकार का था, UPA सरकार का था।
उसने जाकर कहा नहीं साहब बहुत बड़ा खतरा है, तो उन्होंने उसको जो है उन्होंने जो है उस ऑर्डर को गीता मित्तल के उन्होंने खारिज कर दिया और वो फिर चलने लगा। तो हमारी यूपीए गवर्नमेंट भी ऐसी थी ना। दूसरी पाबंदी यूपीए गवर्नमेंट ने लगाई। हाँ, यूपीए गवर्नमेंट दूसरी पाबंदी, मतलब यानी जब एक ट्राइब्यूनल ने जो है उनको क्लीन चिट दे दी थी तो आपको क्या ज़रूरत थी दोबारा जाने की, ख़त्म हो जाती बात, वहीं पे ख़त्म हो जाती बात। लेकिन नहीं, चूँकि वही चट्टे बट्टे एक ही हैं, सोच एक ही है, अंदर जो नीचे जो आजकल कहा जाता है डीप स्टेट जो है, डीप स्टेट जो है, जो कि असली जो लोग होते हैं जो हुकूमत चलाते हैं, ऊपर से जो है मिस्टर अडवाणी और मिस्टर जो है मनमोहन सिंह बदल जाएंगे, लेकिन नीचे जो सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा, वो तो वही रहे, इंटेलिजेंस वाले जो हैं राजेंद्र कुमार टाइप के लोग, जो कि गुजरात में क्लीन वो चिट दिया करता था कि भाई ये मर्डर करने आ रहे हैं, मार दो इनको, 24 इनकाउंटर करा दिए। डीप स्टेट है वो तो वैसे ही रहेगा वो, तो वो डीप स्टेट जब जा गएगा साहब भी तो बड़ा ख़तरा है, तो साहब जो है बेचारे कांपने लगेंगे कि हाँ बड़ा ख़तरा है, चलो करो। तो इस तरह का है। जैसे आरएसएस पर भी पाबंदी लगी 3 मरतबा आज़ादी के बाद, लेकिन पाबंदी हटी, और भी 1-2 ऑर्गेनाइजेशन का मामला है, तो क्या इनको भी कभी राहत मिल सकती है या पाबंदी हमेशा के लिए जारी रह सकती है? देखिए, आरएसएस के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई थी वो बहुत ही ख़ास हालात में लगे। पहली दफ़ा तो महात्मा गांधी के कत्ल की वजह से लगी थी, जो कि बहरहाल पूरे मुल्क को इसने झंझोड़ दिया था। लेकिन ताज्जुब है कि बहुत जल्दी वो पाबंदी हटा भी ली गई और उनसे कहा गया कि आप सिर्फ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बन के रहिए। उनका हाँ लिख के दिया उन्होंने, मैं सिर्फ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आज कौन सी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो पूरा पॉलिटिकल, बल्कि वही हुकूमत चला रहा है, तो उसकी खिलाफ वर्जी पूरी तरह से वो कर रहे हैं। दूसरी दफ़ा इमरजेंसी में किया, इंदिरा गांधी को लगता था कि ये जो है सारा जो उनके ख़िलाफ़ जो पूरा यानी मुल्क जो है में जो तहरीक चल रही है वो आरएसएस करा रही है, तो उन्होंने उस वक्त बैन किया ख़ास हालात के अंदर। जब वो इमरजेंसी ख़त्म हो गई तो बैन भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद जब बाबरी मस्जिद टूटी थी उस वक्त बैन किया गया था। और उसमें ताज्जुब है कि जब वो बाबरी मस्जिद की वजह से जबकि आरएसएस के लोग पूरी तरह उसमें शामिल थे और उसमें फ़ख्र कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे और क्या क्या कर रहे थे, तकरीरें कर रहे थे और एक दूसरे को जो है चूम रहे थे और जो है गले लग रहे थे, तो वो तो एक चीज़ थी। लेकिन जमात इस्लामी क्यों बैन किया उसके साथ ही? तो अजीब व गरीब है इस हुकूमत के, जमात इस्लामी का बाबरी मस्जिद से क्या लेना देना। तो जमात इस्लामी को क्यों बैन किया था? अब उन्हीं से पूछिए भाई, मैं नहीं जानता। लेकिन ये कि इसका मतलब है कि इनके जो पैमाने हैं बहुत ही गलत हैं, सही नहीं है। जिसने गलती की है उसको कीजिए, लेकिन शायद बैलेंसिंग हो रही होगी हिंदुओं से कहने के लिए भाई हम खाली उनको नहीं बल्कि ये जो दूसरे मुतशद्दिद हैं इनको भी कर रहे हैं इनको। तो जमात इस्लामी पर जो पाबंदी लगी वो कैसे हटी थी फिर? वो फिर हट गई, जब उनकी हटी तो इनकी भी हटी। भाई आरएसएस चूँकि बहुत ही पहुंचा हुआ है हर जगह, आरएसएस के लोग जो है आर्मी में, पुलिस में, हर जगह पहुंचे हुए हैं, जुडिशरी में पहुंचे हुए हैं, हर जगह पहुंचे हुए हैं। तो उनके साथ देर तक आप जो है कुछ नहीं कर सकते इस मुल्क में, इसलिए कि उन्होंने बड़ी लंबी प्लानिंग करके अपने लोगों को हर जगह घुसा दिया है। हर पार्टी के अंदर उनके लोग घुसे हुए हैं उनके, तो आप उनको नहीं। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर कितने लोग घुसे हुए जो उन्हीं की बात करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, जिन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पाबंदी और क्या कुछ होता है, इसके असरात क्या होते हैं, सब पर तफसील से बातचीत की है। उम्मीद है बहुत कुछ जानकारी आपको इस इंटरव्यू से मिलेगी। कैमरामैन तमन्ने के साथ शम्स तबरेज़ क़ासिमी, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।